गुप्ता एच डी न्यूज़ से। इस वक्त हम लोग एच डी न्यूज़ के कार्यालय में हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो हैं देहरादून की जानी मानी हस्ती लेजेंडरी सिंगर, जिनको मैं कहूँगा जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आज वो हमारे ऑफिस में आए हैं और उनका हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले तो एच डी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। मुझे मतलब कि सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आपके साथ आया मौजूद। धन्यवाद सर। तो फिर भी मैं बता देता हूँ, जो आज हमारे ऑफिस में आए हैं, उपस्थित हुए हैं, ये देहरादून के जाने माने सिंगर एलेक्जेंडर साहब हैं, जिनका नाम केवल उत्तराखंड में नहीं अपितु यूपी और पूरे हिंदुस्तान में आपने जो है अपने शो किए हैं। और एक ज़माना था कि जब ऑर्केस्ट्रा का टाइम हुआ करता था तो यहाँ के सबसे महंगे आर्टिस्ट जो थे एलेक्जेंडर साहब ही थे। मैं सही कह रहा हूँ सर? मैं तो प्यार बहुत पाया है मैंने, बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं सर, ये तो आपका बड़प्पन है कि अभी और इतनी सादगी से आप रहते हैं और सरकारी सेवा देने के बावजूद भी आपने जो है समय निकाला गानों के लिए। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी मतलब टिपिकल भी है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप ये देखिए कि संगीत एक ऐसी कला है कि इसमें अकेला आदमी भी अकेला नहीं है। जी जी। आप अगर अकेले हैं तो अपने आप ही का अपना गाना गा के अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जी जी। इससे बढ़कर और कुछ नहीं। तो सर, मैं जो है शुरुआत करता हूँ अपना इंटरव्यू के लिए आपसे। तो मेरा पहला सवाल यही है कि आप जब आपकी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हुई तो पहला रहता तो आपकी नौकरी की ही रही होगी सर? नौकरी तो मैंने स्टार्टिंग करी है तो बहुत ही शुरुआत में 14 साल का था, तब से नौकरी शुरू करी है प्राइवेट जॉब में। लेकिन जो गाना शुरू किया है मैंने वो सन 65 में अपने घर ही घर के लिए गाया था। लेकिन जो शुरुआत मेरे को मिली है वो 1967 में लॉयंस क्लब विंटर फेस्टिवल क्वीन कॉन्टेस्ट होता था, उसमें मिली है, जिसमें मैंने पहला गाना गाया था मेरी आवाज़ सुनो, जो मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ नौने हाथ पिक्चर का गाना है। उस गाने ने मुझे देहरादून के अंदर नाम दिया, इज्जत दी और शोहरत दी। जी। उससे पहले ये कह सकते हैं बाथरूम सिंगर थे हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बाथरूम सिंगर ही मान लीजिए आप। तो उस ज़माने में कोई म्यूज़िक कॉम्पिटिशन मतलब कि म्यूज़िक का कोई इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह नहीं था, जो प्रॉपर संगीत भी नहीं मिलता था। जो ऑर्केस्ट्रा जब स्टार्ट हुआ है तो जब मैंने उसमें ऑर्केस्ट्रा में गाना शुरू किया तो उसमें 2 हवाइन गिटार होते थे, तो हवाइन गिटार में सिर्फ वैम्पिंग मिला करती थी मुझे गाने की, तो उस तरह से गा के जो मैंने नाम बनाया। जिस वक्त ऑर्केस्ट्रा का ज़माना हुआ करता था कि सिंगिंग के प्रति इतने लोग सचेत नहीं थे, आज तो काफ़ी सारी सुविधाएं हो गई हैं, है ना। लोग जो है मतलब सब तरह की सहूलियतें, लेकिन उस ज़माने से आप सिंगिंग कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। देखिए, जिस समय मेरी इस गाने में शुरुआत हुई है तो ऑर्केस्ट्रा में सिर्फ अंग्रेज़ी गाने चला करते थे। अंग्रेज़ी गानों के अलावा जो सिंगर्स भी अगर होता था तो इंग्लिश ही गाने गाता था, हिंदी गाने कोई नहीं गाता था ना। हिंदी गाने उस ज़माने में ऐसे बनते थे कि जो ऑर्केस्ट्रा के साथ गाए जाए। लेकिन जब मेरी मुलाकात मिस्टर ग्रिम साहब से हुई है तो उनके ऑर्केस्ट्रा में मैंने सिंगिंग स्टार्ट की है, मिस्टर सोलोमन प्रकाश के साथ मिलकर। तो सोलोमन प्रकाश जी का ऑर्केस्ट्रा हुआ था अमेचर्स, पहले तो था टू नाइट्स ऑर्केस्ट्रा, उसके बाद बना एमेचर्स। एमेचर्स में मैं एज अ सिंगर बैठा, तो वहाँ जब गाने गाता था तो गाने में मुझे सिर्फ वैम्पिंग मिला करते थे। उस समय 2 हवाइन गिटार होते थे, उस वैम्पिंग के थ्रू ही हम गाना गाया करते थे। और मैं उस ज़माने से ओनली मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने थे जो मैं गाने गाया करता था। जी सर, उस वक्त जो है गाना तो एक थोड़ा सा अच्छा नहीं मानते थे, पेरेंट्स भी मना क्या करते, तो आपने कैसे शुरू किया? मुझे तो इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे को मेरी माँ का है। माँ ने पिताजी को जब पता लगा मुझे कि मैं गाना गाने जा रहा हूँ तो उन्होंने मुझे घर बुलाया, बेटा यहाँ आओ, और मुझे 2 थप्पड़ मारे कि क्या भाड़ में राशि बनोगे, चलो पढ़ाई करो, नौकरी करनी है तुम्हें। तो माँ ने कहा, उसके बाद माँ ने सपोर्ट दिया कि जब बेटा तेरे पिताजी जी गए हुए बाहर, जब तक पापा ना आ जाए तू जल्दी से घर आ जाना, उनके रहते रहते अगर आया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो माँ के सपोर्ट और माँ के आशीर्वाद से आज जहाँ पर भी मैं हूँ मैं वहाँ मौजूद हूँ। सर, उस ज़माने में जब आपने शुरुआत करी तो उससे पहले ही बात करूँ कि बच्चे जो हैं और अन्य खेल खेलते थे, जैसे गुल्ली डंडा हो गया, पतंगबाजी हो गई और चीज़ें, लेकिन आपने सिंगिंग को ही चुना, ये कैसे? नहीं, सिंगिंग तो मैंने बाद में, फिर सबसे बड़ा शौक जो मेरा था पतंगबाजी का ही था। और सिंगिंग मैंने अपने मामू को, जो जिनको मामा जी बोलते हैं हमारे हिंदुस्तान में, उनको सुन के मतलब मेरे अंदर ये ललक पैदा हुई कि मैं भी गाना गाऊँ। तो क्या वो सिंगर थे? वो सिंगर नहीं थे, वो मतलब कि जब कानपुर से आते थे, वो कानपुर के थे, जब कानपुर से देहरादून आते थे गर्मियों की छुट्टियों में, तो पापा के साथ जब बैठते थे नाश्ता पानी करने के लिए,
तब पापा कहते थे भाई साले साहब ज़रा हो जाओ शुरू। तो वो मतलब उस ज़माने के जो गाने गाते थे वो गाने मैंने सारे हिफ्स कर रखे, वो जो आज तक मुझे याद है। जी। तो मैं सबसे पहला गाना जो मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने नोट किया था उनका गा था, वो था ओ दुनिया के रखवाले सुंदर भरे मेरे नाले। वो गाना सुन के मेरे अंदर लड़क पैदा, तो माँ का सपोर्ट मुझे धीरे धीरे मिलता रहा कि हाँ बेटा गाना अच्छा गा रहे, लेकिन पब्लिक में कभी नहीं गाया था। जी। पब्लिक में मैं 67 में ही आया हूँ जब मैंने गाना गाया मेरी आवाज़ से। तो ये कहाँ पर गया था आपने? ये मैंने रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड में प्रोग्राम हुआ था, जी। वहाँ पर मतलब आया था। तो आप सरकारी सेवा में भी रहे, तो इसके लिए समय कैसे निकाल लेते थे? सरकारी सेवा में तो मैं 74 में आया हूँ, और वो भी मतलब कि ओवर एज 1 साल ओवर हो गया था, मैं 26 साल का हो गया था। जी। तब मुझे मतलब कि CD एयरफोर्स में नौकरी मिली, और मुझे सिंगिंग बेस पर ही नौकरी, आर्टिस्ट के बेस के ऊपर नौकरी मिली। लेकिन मैं अपने काम में जिस बेस के लिए मुझे रखा गया था उसमें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। वहाँ पर मेरा नाम था कि हाँ भाई काम जिसका सही है। जी। उसके साथ ही साथ मेरी सिंगिंग चलती रही। तो देहरादून में जितने प्रोग्राम होते थे सब करता रहा मैं प्रोग्राम। और उस ज़माने में सिर्फ अकेला सिंगर मैं ही था, मतलब कि 67 से 1982 तक एक अकेला राज मेरा रहा है पूरे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। सर आपने कहाँ कहाँ प्रोग्राम दिए हिंदुस्तान में? मैंने हिंदुस्तान के मतलब आधे से ज़्यादा तो शहरों में प्रोग्राम दे चुका हूँ, और यहाँ से फिर सिंगापुर भी गया हूँ, बैंकॉक भी गया हूँ, दुबई भी गया हूँ। सब जगह देहरादून का नाम रोशन कर दिया है। आपकी आवाज़ जितनी बेहतरीन है, उसकी सिंगिंग भी इतनी बेहतरीन है, तो आपने कभी बॉलीवुड में ट्राई नहीं किया सर? नहीं, बॉलीवुड में ट्राई किया था जब ये आजकल चला सिस्टम चला है ना आजकल, जैसे मेरी आवाज़ सुनो हाँ। और आपका ये वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया, सारेगामा, इन सब में मेरा जब ऑडिशन हुआ तो मैं ऑडिशन देने गया था कि भाई लड़क तो मेरे अंदर थी गाना गाने की। ये कब की बात है सर? ये बात है उसमें मैं 48 का था, मतलब आज से 30 साल पहले की 30 बात साल है। 30 साल पहले की बात है। देहरादून में ही अन्नू करके जो म्यूजिक डायरेक्टर था वो देहरादून आए थे, सब उसके थे मेरी आवाज़ सुने के। जी। उन्होंने इंटरव्यू लिया, जब इंटरव्यू में मैंने गाने गाए तो मुझे एकदम कहा आप सेलेक्ट है। सिलेक्शन के बाद जब उन्होंने मेरी एज पूछी, मैंने कहा आई एम रनिंग 48। पहले वो सॉरी ये सिर्फ 35 साल के लड़कों का आए थे। उसमें मतलब कि देहरादून के ये आपकी सोनिया और योगेश ये सेलेक्ट हो गए थे। जी। मैं मतलब कि एज के बेस के ऊपर निकाल दिया गया। एक किस्सा सर हमने जो सुना है कि अगर आप उस दिन वहाँ पहुँच जाते तो आज की कुमार सानू की जगह आप होते, वो क्या किस्सा जरा वो बताइए सर। वो चक्कर है 1983 का। गुलशन कुमार जी ने डुप्लीकेट सिंगिंग में मिस्टर वाजपेयी को मोहम्मद रफ़ी गाने गवाए। किशोर कुमार का जो सिंगर ढूंढा गया तो मेरा नाम उस समय दिल्ली में था, मैं मेरी पोस्टिंग दिल्ली में थी, तो दिल्ली वालों ने मेरा नाम प्रपोज किया। लेकिन जिस समय उन्होंने वहाँ नाम प्रपोज किया, मैं देहरादून क्रिसमस मनाने वाइफ के साथ आया था, और 31 तारीख को मेरा प्रोग्राम फाजिलका में था। हाँ, दिल्ली में। दिल्ली वालों के साथ फाजिलका, पंजाब। रात को ही 2 बजे मतलब मेरी आँख खुली तो मुझे कुछ लगा कि मेरे शरीर में कुछ हो गया है। जब हाथ उठा के देखा तो मैं उठ नहीं पाया। वाइफ को जब चिल्ला के मैंने कहा कि मेरी कुछ तबीयत खराब हो गई है, कहने कुछ उठो, मैंने कहा उठ ही नहीं पा रहा हूँ। तो डॉक्टर को जब बुलाया गया तो रात को 2 बजे डॉक्टर आए, तो उन्होंने जब देखा मैंने कहा ये फिर पैरालाइज अटैक हो गया। पैरालाइज अटैक होने के बाद मतलब कि मैं फिर 40 दिन पलंग पे रहा हूँ। फिर मेरी जगह दिल्ली में मुझे ना बुला के फिर कुमार शानू को कैलकाटा से बुलाया गया। तो आज जिस जगह कुमार शानू है शायद मैं वहाँ होता। नहीं बिल्कुल जी, आपकी आवाज़ में जो बेस है, और आज भी सबसे बड़ा तो आश्चर्य होता है कि आपकी इतनी एज है, 78, फिर भी आज की रनिंग 78 है, और फिर भी आपकी आवाज़ में वही 30 साल 40 साल पुराना बेस है। ये कैसे है सर? ये समझ लीजिए ये सिर्फ माँ का आशीर्वाद है। माँ ने एक बात कहती, बेटा तू जिस लाइन में जा रहा है शराब को हाथ मत लगाना। मैंने कहा माँ शराब नहीं पीऊँगा। नहीं, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा कि मैंने कहा माँ जब तक जिंदा रहूँगा मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। आज का दिन है, पान बीड़ी सिगरेट शराब सबसे मैं अलग हूँ, लेकिन खट्टा नींबू मिर्च मसाला अचार सब खाता हूँ मैं। अच्छा, एक मेरा सवाल हो रहा है कि जिन दिनों ऑर्केस्ट्रा का जमाना था और उस टाइम आपका बहुत बिजी शेड्यूल होता था, उसको लेके परिवार में फिर कभी ऐसी बात नहीं थी? नहीं, क्योंकि परिवार में शादी मेरी 69 में हो चुकी थी। मुझे शादी के बाद मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया है। वो मतलब कि उस ज़माने में प्रोग्राम जो शुरू होते थे शाम को 7 बजे शुरू हो जाते थे और सुबह 1-1, 2-2 बजे तक चलते थे। मैं जहाँ प्रोग्राम वगैरह जब करता था वहाँ पे कभी खाना नहीं खाता था, तो कॉफ़ी चाय पीता रहता था ताकि गला चल रहे हैं। और जब मैं घर आता था रात को तो वाइफ जब दरवाज़ा खोलती थी, पहले मैं कपड़े चेंज करता, तब तक वो खाना गर्म करती थी, उसके बाद खाना मैं खाता था। मुझे माँ के साथ साथ वाइफ का भी सपोर्ट पूरा मिला है, जिसकी वजह से मैं आज इस जगह मौजूद था। जी।
सर जैसे कि आपने बताया कि तो किस्मत की बात है कि ऐसा कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन अचानक आपको पैरालाइज अटैक पड़ा, नहीं तो आज कुमार सानू की जगह आप होते। बिल्कुल। ऐसे कोई और चांस जो आपके डिस्टिनी की वजह से निकल गया हाथ से कुछ और? नहीं नहीं, ऐसा कोई चांस ना, मैंने कोशिश की है। मैं मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मैं अपने देहरादून के लिए ही हूँ, मैं देहरादून के लायक हूँ। देहरादून वालों का जो प्यार और जो इज्जत मुझे आज तक मिली है, वो शायद ही किसी कलाकार को किसी और शहर में कहीं नहीं मिली है। जी, आपको ना केवल देहरादून, पूरा उत्तराखंड जानता है, पूरा यूपी भी जानता है, हम लोग कई जगह जानते हैं। तो वो कहते हैं आपके यहाँ वो हैं कि अलेक्जेंडर जी हैं, बिल्कुल सही। कैसे हैं वो पूछते हैं हमसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये आपके प्रसिद्धि प्यार क्या माने इसको? ये प्रसिद्धि मेरी नहीं है, देहरादून की है। मुझे सबसे बड़ी नाज इस बात का है कि मैं देहरादून का हूँ। अभी हमारे एक मित्र थे, वो लखनऊ से आ रखे थे, तो आपका गाना चल रहा था, तो वो कह रहे मैंने यार कोई गाना गा रहे थे मंदिर में, क्या? काली 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 मंदिर। काली काली का मंदिर है। तो वहाँ आपका गाना चल रहा था, वो रुक के सुन के आए, तो मुझसे जिक्र करते कि यार आवाज़ बड़ी प्यारी लगी। तो लोग आपको रुक के सुनते हैं, बड़े गौर से सुनते हैं, और आपकी आवाज़ में आज भी जो ठहराव है, जो मतलब वो क्या कहते हैं आपका बेस है, उसका क्या कारण है सर? कारण कुछ नहीं, सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस है बस। आपके अंदर जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं है। आप जो भी काम करेंगे, अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो वो काम आपका सक्सेसफुल होगा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। इसलिए मैं जब भी किसी स्टेज पर चढ़ता हूँ, पहली बात तो कभी कोई गाने की प्रैक्टिस नहीं करता कि कौन सा गाना गाना है, कौन सा नहीं। मैं वहाँ की सिचुएशन देखता हूँ, सिचुएशन के हिसाब से फिर मैं अपने आप को मोल्ड करता हूँ, फिर वहाँ पे उस हिसाब से गाना गाता हूँ। और जब भी गाना गाने चढ़ता हूँ, ये विद कॉन्फिडेंस जाता हूँ मैं सही गाऊँगा। एक चीज़ और है सर, हमने आपको गाते हुए भी सुना है, क्योंकि आजकल तो कैरोके का ज़माना आ गया जी है, हाँ। लेकिन आप उसमें लिरिक्स नहीं पढ़ते, आप म्यूजिक चलता रहता है और आप गाने गाते रहते हैं। बस इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, ये ऊपर वाले की देन है कि मैं जितने गाने हैं मेरे सारे हिट्स हैं, मेरे यहाँ पे सारे इकट्ठा है। मैं मैक्सिमम गाने बगैर देखे ही गाता हूँ, मैक्सिमम। मैक्सिमम गाने मैंने देखा, तो इतने गाने आपको याद कैसे रहते? बस इसके, क्योंकि गाने का ही शौक रहा है, तो गाना ही दिमाग में घुसा हुआ है सारा। ये शौक शौक बड़ी चीज़ है। बहुत, शौक से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर शौक आपका बरकरार है और उसमें कोई मतलब कि आपके कोई गलत चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो आप हमेशा सक्सेस रहेंगे। एक सवाल और है मेरा, आप ऑर्केस्ट्रा के ज़माने के मैं कहूँगा हीरो रहे, अरे नहीं, और लेकिन आज धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा बंदी हो गया, अब कैरोके और डीजे वगैरह हो गए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो उस ज़माने में मैंने जो आज जो आप कह रहे हैं कि गाने आपको कैसे हिफ्ज है, तो उस ज़माने में जिस समय ये शुरुआत हुई थी, तो होटलों में मतलब कि एलपी और ईपी आरपीएम चला करते थे। तो वहाँ पे गाने आते थे, तो हम जाते थे होटल में बैठ जाते थे, 25 पैसे की चाय पीते थे, और पूछते भाई कौन कौन से गाने आए, कि भाई ये फिल्म के गाने आए, तो मैं उस गाने लगवा देता था। नेक्स्ट डे 5 गाने चूज़ करे, उसको देखा हाँ भाई 5 गाने कौन से हैं। नेक्स्ट डे में वही गाने की मतलब कि अंतरा लिख के ऊपर का पहुँच जाता था। वो गाना शुरू करते थे, मैं कॉपी करना शुरू कर देता, हाथ से लिखना शुरू कर, कॉपी करके तीसरे दिन फिर जाता था, करेक्शन करता था, चौथे दिन वो गाना सुन के पब्लिक में गा देता था मैं। तो वो जो प्रैक्टिस है और वो जो लिखावट थी, वो मेरे दिमाग में घुसती चली गई, तो वो गाने सारे ही होते चले गए। ये भी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उस टाइम जो है लिरिक्स जल्दी से मिलती नहीं थी। मिलते नहीं थे गाने, वो सुन के वहाँ सुन बैठ के के तो क्लियर करके तब आते थे। वो इसी वजह से वो आपके बहुत माइंड दिमाग में पूरे बैठ माइंड गए। में बैठ बस, गए। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा आपने बताया। और आज के सिंगर्स जैसे आप देखते हैं कैरोके सिंगिंग की वजह से, और नए नए प्लेटफॉर्म हो गए हैं, कई बहुत काफ़ी सिंगिंग आ गए, अब इसको कोई बुरा भी नहीं मान रहा, लोग नहीं, इसे नहीं। टैलेंट के रूप में ले रहे हैं, टैलेंट के रूप में ले रहे हैं। तो अब आपको कैसा लगता है? पहले ये था कि पहले सिंगर की जो इज्जत थी, जो प्यार मोहब्बत था, वो आज के ज़माने में धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। सिंगर की भी वैल्यू घटती जा रही है, क्योंकि आजकल की वो मतलब कि मोबाइल ने सबको, जिनके अंदर जितने जो ललक थी गाना गाने की, उनके अंदर ऐसे ऐसे मतलब इंस्ट्रूमेंट्स और ऐसे ऐसे मतलब कि स्टार मेकर वगैरह ऐप्स डाउन उससे आ आवाज़ गए भी हैं modify हो जाती कि है। उससे मतलब कि वो मतलब कि अब अपने आप ही गाना गाने लगे हैं। तो कलाकार जो सिंगर बने हुए थे उस जमाने के, वो धीरे धीरे पीछे हटते चले जा रहे हैं, उनको लोग भूलते जा रहे हैं। आजकल कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है तो कहते हैं अरे छोड़ो उनको, माइक तो है, मोबाइल है, गाना निकालो अपना गा लो। तो आजकल ये चल रहा है, लेकिन उसमें वो प्रोफेशनलिज्म नहीं आ पाता। बस उसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है। जी। तो जो मतलब कि पुराने लोग हैं जिनको पता है कि हमारी कोई गाना सुना, तो वो मुझे अभी आज तक मुझे वो इज्जत देते हैं, मैं प्रोग्राम देता रहता हूँ। अच्छा, आपकी तरह आवाज़ में ठहराव, बेस लाना हो तो क्या टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स देखिए, जहाँ तक अगर बेस लाना है आपको अपने वॉइस में, तो घड़े के अंदर मुंह डाल के जितनी आप बेस वॉइस में गाना गा सकते हैं, उतना बेस वॉइस में गाना गाइए। और जितना हाई नोट गा सकते हैं, जितना आप हाई नोट गाएंगे, तो आपकी वॉइस जो है बेसफुल हो जाएगी।
मतलब घड़े के अंदर कैसे मुंह कैसे करना? घड़े के मुंह के अंदर उसके अंदर डालिए, उसको तब गाना गाइए। अच्छा। तो उसकी आवाज़ से आपको पता लगेगा आपके आवाज़ में कितना बेस है कितना नहीं है। जी। वो सबसे बहुत पुराने ज़माने का पुराने ज़माने का रियाज पुराने है। ज़माने का रियाज का तरीका है ये। जी। अच्छा, अगर घड़े पे ना करें तो आज की डेट में कैसे करें फिर आप? नहीं, फिर तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना है। जी। और जितनी आप बेस वॉइस में जितनी भी, जैसे आपको लगता है कि ये गाना गा रहा हूँ मैं, मेरी आवाज़ सुनो, तो इसमें बेस नहीं है। अगर आप इसे गाएंगे मेरी आवाज़ सुनो, बेस आ जाएगा। कि जितना आप नीचे लोग आएंगे उतना, और एक इसको हाई नोट में गाएंगे मेरी आवाज़ सुनो, तो जो गला आपका खुलेगा उतना ही आपका गला बेस क्लियर हो जाएगा। ये मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कहीं कोई सीख नहीं ली है, ये दिन ब दिन सीखता ही चला गया हूँ मैं, कुदरती ले नहीं गया। मतलब एकलव्य की तरह ही माने हम आपको कि जैसे एकलव्य ने देख देख के ही सीखा था, नहीं, बस। ऐसे ही आपने भी सुन के ही सीखा। बस ये बस इसमें सबसे बड़ा मैं कहता हूँ कि मेरे माँ का आशीर्वाद, वाइफ की मेहनत, उसके इसकी साधना और मेरा देहरादून के लोगों का प्यार, जी। बस। एक मैं और कहना चाह रहा था सवाल कि जैसे अब संगीत को लोग अप्रिशिएट करने लगे हैं। पहले तो लोग थोड़ा बुरा मानते थे गाने वाले, जैसे भी आप बता ही रहे थे, लेकिन अब तो टैलेंट के रूप में ले रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? मुझे बड़ा खुशी होती है, बल्कि मुझे आजकल तो ये देहरादून में जो ग्रुप शुरू हो चुका है, कई कई जितने भी 50 से अबव लोग हैं जिनके अंदर तमन्ना थी गाना गाने की, नहीं गा सका अपने ज़माने में, आजकल वो ग्रुप बन गया, वो गाना गा रहे हैं, तो उनको सुन के अच्छा लगता है कि हाँ देहरादून के अंदर इतने टैलेंट मौजूद है। जो लोग छुपे हुए थे वो धीरे धीरे करके पब्लिक में आ रहे हैं, और ये संडे टू संडे मतलब कि प्रोग्राम होता है जिसमें लोग फ्री होते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। और संगीत एक ऐसी कला है कि मतलब कि अकेले इंसान को भी अकेला नहीं रहने देती, और इससे दिल को अपने बहुत ही आराम और सुकून मिलता है, सेटिस्फैक्शन। और इसी में एक और सवाल मेरा ये कि जो आज आपने जैसे बताया कि अबव 50 750 अबव 50 भी लोग आ रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस लगन से, जिस प्यार से वो अपना गीत गाते हैं, वो लोग खुल के गाएं और विद कॉन्फिडेंस गाएं, कि और ये सोच के ना गाएं कि मैं पब्लिक के लिए गा रहा हूँ। जब भी आप गाना गाइए अपने लिए गाइए। क्या हुआ? क्या हुआ? जब भी आप गाना गाएंगे क्या अपने बात, लिए, क्या बात। तब गाने में आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ गाया है। जी। तो यही मेरी सीख। और जो नई जनरेशन है उनको क्या संदेश देंगे? नई जनरेशन के लिए तो बहुत कुछ आगे आगे तो पूरा प्लेटफॉर्म उनके सामने खुला हुआ है। हमारे ज़माने में तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, आज के ज़माने में पूरा प्लेटफॉर्म उनके सामने है। उनके अंदर अगर एबिलिटी है, उनके अंदर लगन है, तो वो अपने उसको मतलब अपने गोल को अचीव कर सकते हैं बड़े आराम से। बड़े आराम से। लेकिन बस ये है कि उनको अप्रिशिएशन औरों को मिलना चाहिए। जी। जब तक कि दूसरों को अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा, दूसरों को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक वो सिंगर नहीं है। तो अभी आपने एलेक्जेंडर साहब को सुना, जिन्होंने बहुत हमें ज्ञान की बातें बताई, और खासकर जो सिंगिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो कैरोके सिंगिंग कर रहे हैं या संगीत सीख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत जो है प्रेरणादायक बातें बताई। और हमारे प्रेरणा स्रोत जो है एलेक्जेंडर साहब हैं, और हम चाहते हैं कि भगवान इनको ऐसे ही बनाए रखे, और हम लोगों के लिए एक ये इंस्पिरेशन है, और इनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो सर, HD न्यूज़ के ऑफिस में आने के लिए और इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया और मेरे बारे में पूछा है। मुझे नाज है अपने देहरादून पर, और मेरा ये वादा है कि जब तक जिंदा रहूँगा मैं गाता रहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।